नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां क्या। राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां, इसके बारे में जानते हैं। इससे पूर्व हमने कक्षा में जाना कि जब हम आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण करने जाते हैं और एक आदर्श पाठ्यपुस्तक निर्मित करने जाते हैं तो उसके संदर्भ में कौन-कौन से स्टेप्स है, सोपान से जिसको फॉलो करके हमको एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। अब हम जानेंगे कि हम जब पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो वो कौन-कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसके बारे में हमको ध्यान होना चाहिए, जिसके समावेश जिसको शामिल करने से पाठ्यक्रम और भी अच्छे से बेहतर बन सकता है, पाठ्यपुस्तक और भी अच्छे से निर्मित हो सकता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विचारधाराएं होती है, जो कहीं ना कहीं अच्छे थिंग्स होती है, उनको शामिल करना जरूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए शिक्षण के संदर्भ में कि शिक्षण किस तरीके से होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए कि यथार्थवादी होना चाहिए कि प्राकृतिक होना चाहिए कि प्रयोजनवादी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इस सब के सब अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं और उन्होंने उसी की खूबियाँ जो होती है, उसकी अच्छी बातें हैं उनको बताकर पाठ्यक्रम को आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य किया। लेकिन अब हम जानेंगे कि हम इन सभी सोच को किस तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल करके पाठ्यक्रम को आदर्शवादी और अच्छे से निर्मित कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रवृत्तियां है, सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो दार्शनिक प्रवृत्ति। दार्शनिक दर्शन या दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी की जब बातें करते हैं तो फिलोसॉफी एक मानव का आदर्श होता है, हमको अच्छी बातें सिखाता है, हमको अच्छी राह की ओर ले जाता है, हमको हमारे अंदर आदर्शवादिता निर्मित करता है। इसलिए दर्शन को एक व्यक्ति के जीवन से दूर नहीं कर सकते। दर्शन के अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो हमारे चरित्र को अच्छे से निर्मित करने के लिए जरूरी है। इसी के संदर्भ में दर्शन को हेराल्ड टी जॉनसन, एक लेखक है, विचारक हेराल्ड टी जॉनसन, जिनकी पुस्तक थी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर अपनी बातें कही थी कि दर्शन के माध्यम से समस्या के समाधान या इसका उत्तर निकालना और साथ ही मानव जीवन सार्थक दार्शनिक प्रवृत्ति में हेराल्ड टी जॉनसन ने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक पुस्तक में एक बात कही थी कि समस्या के समाधान और उत्तर को निकालना और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए दर्शन शास्त्र कारगर साबित होता है। क्योंकि इसमें हम आदर्शता को ढूंढते हैं, अच्छी बातों को ढूंढते हैं और वही अच्छी आदतें और वही जो आदर्श है हमको एक अच्छा नागरिक बनाती है, हमारी समस्या का समाधान निकालती है और मानव जीवन को सार्थक बनाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं दर्शन का हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन को अच्छी राह की ओर ले जाना, उसके अंदर अच्छे आदर्श स्थापित करना जरूरी है। इसलिए विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में दार्शनिक प्रवृत्ति को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हर बालक के अंदर अच्छे गुणों को निर्मित करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि उसको अच्छा नागरिक किस तरीके से बनाया जाए। बिना दर्शन के हम हमारे एक व्यवहारिक और वास्तविक जीवन को अच्छे और सार्थक नहीं बना सकते, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत
भाव और आदर्श निर्मित होना बहुत ही जरूरी है। तो दार्शनिक प्रवृत्ति इसके अंदर के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। और लास्ट यथार्थवाद और दार्शनिकता का दूसरा सूत्र है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद, आदर्श यानी कि अच्छे आदर्श किस तरीके से स्थापित करने चाहिए मानव को अपने जीवन के अंदर, अच्छे गुण, नैतिकता और अच्छे जो ऐसे विचार जो हम हमारे लिए एक अच्छे का काम कर सके, दूसरे हमारी प्रशंसा कर सके, हमारी आदर्श पहचान बन सके। इस तरीके से पाठ्यक्रम में आदर्शवाद, आइडियलिज्म और पाठ्यक्रम के अंदर इसको शामिल करना चाहिए। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद, बहुत से ऐसे विचारक हैं जो प्रकृति के हॉब्स, लॉक, रूसो, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे विचारक जो ये मानते हैं कि प्रकृतिवाद को पाठ्यक्रम में शामिल करें। अब प्रकृतिवाद का तात्पर्य ये नहीं कि पूरी तरह प्रकृतिवाद से अर्थ है कि बालक को प्राकृतिक जो परिवेश है उस परिवेश के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर मानते थे कि मनुष्य को या इस तरह से बालक को जो प्राकृतिक भूमि होती है, जहाँ आसपास खेत खलियान हो, पहाड़ हो, नदी नाले हो, एक स्वच्छ वातावरण हो, वहाँ पर शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि जो बाहरी वातावरण एनवायरनमेंट है उसकी मानसिकता को प्रभावित करेगा और शुद्ध वायु के अंदर शिक्षण सफलतम रूप में साबित हो सके। इसलिए प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम का शामिल करना चाहिए। मिलाकर कहने का मतलब यही है कि पाठ्यक्रम जब मिलकर रहता है तो कहीं ना कहीं कि बालक को किस तरीके से कक्षा बंधनों से मुक्त करके भी हम एक अच्छे से शिक्षित कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बात को साबित किया जा सकता। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजन का क्या है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोजन होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज से बाहर होकर कुछ ना कुछ करने सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, करके सीखने के बल पर प्रेरित किया जाना चाहिए। इसलिए प्रयोजन के माध्यम से, इसलिए किसी कार्य के माध्यम से, किसी न किसी प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसलिए प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। प्रयोजनवाद को सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ था वो हुआ था अमेरिका के अंदर। सबसे पहले अमेरिका के अंदर इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोजनवाद को शामिल किया जा सकता है। अगला है लास्ट यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ यानी सत्य, वास्तविक। हम बालकों को वास्तविकता से, सत्यता से दूर नहीं कर सकते। जो सत्य है वही जीवन के अंदर मान्य है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत यथार्थ और सत्य को शामिल किया जाना चाहिए। जो है, जो वास्तविक है उसी को पढ़ाया जाना चाहिए। हम मन गढ़ंत और काल्पनिक शक्ति से बाहर बच्चों को लाना पड़ेगा, तभी बालक जीवन से जुड़ सकता है। इसलिए यथार्थवाद पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो यह है इसके दार्शनिक प्रवृत्ति। दूसरा आता है इसमें मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति या आधार। जो बेस है मनोवैज्ञानिक का और मनोवैज्ञानिक
यानी कि मन। मन किसका? बालक का। और बालक का कार्य क्या है? बालक का कार्य है शिक्षण। अब मनोवैज्ञानिक, मन का विज्ञान जहां पर बात आती है, तो जब शिक्षण के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं हम, पाठ्यक्रम के आधार पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पाठ्यक्रम में हम बालकों की मनोदशा को दूर नहीं कर सकते शिक्षण के संदर्भ में। बालकों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को, बालकों के शिक्षण की प्रक्रिया को मन के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए मन के अंदर बालक की रुचि आ जाती है, बालकों का स्तर आ जाता है, बालकों की योग्यता आ जाती है, ठीक है, बालकों की जो भिन्नता है वो भी आ जाती है, ये सब बातें आ जाती है। तो बालकों की रुचि को ध्यान में रखना है, बालकों के स्तर को ध्यान में रखना है, बालकों की योग्यताओं को ध्यान रखना है, और कक्षा कक्ष में जो भिन्नताएं होती है बालकों के संदर्भ में, उन बात को ध्यान रखकर मनोवैज्ञानिक आधार निर्मित करना है। यानी कि वह पाठ्यक्रम आदर्श है जिसमें बालकों की रुचि और योग्यताओं और स्तर का ध्यान रखा जाता है और बालकों को उनकी मनोदशा के आधार पर शिक्षण करवाया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, और बाल केंद्रित का मतलब है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो बाल केंद्रित या मनोवैज्ञानिक जो पाठ्यक्रम की बातें करते हैं, जो भी बालकों के अनुसार, बालकों की मनोदशा को ध्यान में दिया जाता है, उसके अनुसार बालकों के समझ के अंतर्गत होगा पाठ्यक्रम, बालकों उसको समझ सकेगा तो पाठ्यक्रम आदर्श है। और यदि बालकों को समझ से बाहर है और बालक उसको समझ नहीं पा रहा है, तो पाठ्यक्रम किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसलिए उस पाठ्यक्रम को बच्चों के शिक्षण से अंतर्गत वो बच्चों के शिक्षण को पूर्ण नहीं करता है। इसलिए पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है ऐतिहासिक ऐतिहासिक यानी कि इतिहास। इतिहास कौन सा? हमारा बीता हुआ कल। अब जो बीता हुआ कल है, जो इतिहास है, वो हमारे कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम वर्तमान जीवन को जीने के लिए इतिहास को देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास की वे घटनाएं या इतिहास की कुछ परंपरा है या फिर इतिहास का प्रशासन, ये सब बातों को हमको जानना पड़ेगा। अगर हम इतिहास के प्रशासन को जानते हैं, इतिहास की घटनाओं को जानते हैं, तो उसके अंतर्गत जो सही है या जिससे इतिहास एक गौरवपूर्ण एक जीवन व्यतीत कर चुका हो, तो उस बातों को हम आज भी हमारे जीवन में शामिल कर सकते हैं। प्लस इतिहास के अंदर वे ऐसी घटनाएं जो घट चुकी हैं और वर्तमान के संदर्भ में हम देखेंगे कि उन घटनाओं को वापस नहीं दोहराना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत था। जैसे कि इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी घटनाएं बहुत सी घट चुकी है, या औपनिवेशिक जो प्रथा है वो घट चुकी है, तो वर्तमान समय में ऐसी जो घटनाएं अब नहीं घट सकती। इसीलिए ऐतिहासिक आधार, जो हिस्टोरिकल जो बेस है, हमको बहुत सी बातें सिखाता है। इसलिए हिस्टोरिकल जो भी व्यूज है, जो पहलू है, उसको हम राजनीति विज्ञान उस पाठ्यक्रम से दूर नहीं कर सकते। इतिहास की बातों को, इतिहास के तथ्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, जिससे बालक बीते हुए कल को भी जानेगा और वर्तमान के संदर्भ में अब वो कैसा जीवन जी रहा है, उसको अपने जीवन को कैसे आदर्श बनाना है, इन सब बातों को भी समझना पड़ेगा। इसलिए ऐतिहासिक आधार बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आता है, जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कल को जानकर वर्तमान के जीवन को सीखते हैं। अगला है
सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार, संस्कृति, चाहे वो संस्कृति राष्ट्र की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो मानव की हो। अब तीनों को अलग नहीं कर सकते। मानव से ही समाज बना है और समाज कहीं ना कहीं राष्ट्र का हिस्सा है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, समाज में कुछ भेद हो सकता है जो उसकी परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से होता है। जैसे कि भारत जैसा देश है, विविधता में एकता देश है, हर जो क्षेत्र है भौगोलिक तरीके से वहां पर सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से विविधताएं पाई जाती है। ये बात ही बात है। लेकिन एक बालक को संस्कृति से जोड़े रखना बहुत ही जरूरी है, अपने राष्ट्र से जोड़े रखना बहुत ही जरूरी है, अपने समाज से जोड़े रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सांस्कृतिक आधार है, देश की संस्कृति है, देश की सभ्यता है, देश के ऐसी प्रथाएं हैं जो देश की अपनी एक अलग पहचान बनाती है, तो उस पहचान, उस संस्कृति को बच्चों को बताना जरूरी है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सांस्कृतिक आधार निर्मित करते हैं। इसके साथ ही साथ विद्यालय स्तर पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पर्व होती है, जयंतियां होती है, उनको भी आयोजित करते हैं, जिससे बालकों को हम देश की, राष्ट्र की संस्कृति से जोड़े रखेंगे और उससे अवगत कराएंगे। ठीक है, अगला है सामाजिक सामाजिक यानी कि समाजीकरण जो होता है बालक के जीवन में, समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस जो कि शैशवावस्था से प्रारंभ होती है और मनुष्य के अंतिम अवस्थाओं तक उसके जीवन में उसको कुछ न कुछ सिखाती है। बालक जब पैदा होता है तो उसमें किसी तरह का कोई भाव नहीं होता है, किसी तरह का कोई गुण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, परिवेश परिस्थिति समझता है, तो उसके अंदर सामाजिकरण की प्रवृत्ति निर्मित होती है। अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र, जिसके संपर्क में आता है, बालकों के अंदर सामाजिक गुण निर्मित होते चले जाते हैं। तो यही जो सामाजिकरण है वो सामाजिक आधार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि समाज की आकांक्षाओं, समाज के आधार को हम पाठ्यक्रम से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य शुरू से ये सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है या ऐसा इस पृथ्वी पर एक प्राणी है जिसके अंदर सामाजिक गुण निर्मित होते हैं। जानवरों में ये चीजें नहीं होती है, लेकिन जब वो सामाजिक प्राणी है तो समाज के अंदर अपने आप को कैसे आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकता है, समाज को कैसे प्रगति की ओर लेके जा सकता है, समाज में कैसे नवाचार ला सकता है, समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हम सामाजिक आधार को निर्मित करते हैं। इसी में अगला आता लास्ट वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक साइंटिफिक। अब जो समय और परिस्थितियां बदलती है, जमाना बदलता है, मनुष्य बहुत ही प्रगति और आगे की ओर अग्रसित होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो रोल होता है वो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक सोच का होता है। तो आज का बालक भविष्य का नागरिक है, तो आने वाले समय में जो भी विकास हो रही है, प्रगति हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बालक का रोल है। जो वर्तमान में बालक है वो आगे जाकर कहीं ना कहीं नागरिक बनेगा। तो नागरिकता के नाते उसके अंतर्गत जो उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होना उसके अंदर बहुत ही जरूरी है। यही वैज्ञानिक जो सोच है उसको एक आदर्श नागरिक बनाने का कार्य करती है। आदर्श नागरिक कैसे है?
कि वह अपनी सोच के माध्यम से प्रगतियां करेगा, तकनीकी लाएगा और नवाचार लाएगा और दुनिया को समय के हिसाब से चलाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है, सिचुएशन बदलती। आज का मानव आने वाले समय में क्या करेगा कोई पता नहीं। आज हम जो कर रहे हैं वो 20-25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा, 50 साल पहले किसी सोचा नहीं कि मानव इतनी प्रगति कर सकेगा। तो वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक आधार है। इसके अंतर्गत बालकों की सोच इस तरीके से निर्मित कर दी जाती है कि बालक भविष्य के संदर्भ में क्या क्या नवीनता ला सकता है, नई सोच निर्मित कर सकता है। आज वह हमारे सामने हो रहा है जो कि एक समय से हमको असंभव साबित लगता है। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हम घर बैठे बैठे बहुत सी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, ये वैज्ञानिक है। तो मानव या बालक को वैज्ञानिक सोच से दूर नहीं किया जा सकता। इस सोच को बालकों के अंदर निर्मित करना होगा, इसलिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। बालक किस तरीके से नई सोच रखे, नया सोचने के लिए तैयार हो, नई बातों को जाने, ये तभी संभव है जब उसकी सोच को वैज्ञानिक प्रदान की जा सके। इसलिए पाठ्यक्रम जितना ऐतिहासिक जरूरी है, जितना ऐतिहासिक जरूरी है उतना ही वैज्ञानिक जरूरी है। दोनों ही परिस्थितियां समझेंगे तब जाकर जीवन अच्छे से निर्मित होगा और जो पाठ्यक्रम है बालकों को आदर्श प्रदान कर सकता है। तो ये हमने जाना कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियों को हम शामिल करते हैं, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम को हम किस तरह से आदर्श बना सकते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए परिभाषा लिखते हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में कि पाठ्यक्रम को हम और अच्छे से आदर्श रूप में किस तरीके से निर्मित करना होगा। उसके दो परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहला, हर और हर्ट और डगलस ने परिभाषा में कहा है शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे कि आधारशिला तो राजनीति के पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां जानी, इसी को जब हम पाठ्यक्रम में इन प्रवृत्तियों को शामिल करते हैं तो हर डगलस इस पाठ्यक्रम को निर्मित करने के संदर्भ में जो शिक्षकों के बारे में राय करते हैं कि शिक्षकों की बहुमत है, यानी कि जो टीचर्स की बहुमत है, जो बहुमत है, उसके आधार पर अंतिम विश्लेषण के आधार पर ये निर्णय किया है कि पाठ्य पुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे कि आदर्शिला माने। पाठ्य पुस्तक में किस तरीके से पढ़ाना और क्या पढ़ाना है, क्या इन नवीन प्रवृत्ति के हिसाब से पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जा सकता है, क्या उसको आदर्श बनाया जा सकता है। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि आज पाठ्यक्रम में हम चाहे तो वो आदर्शवादी हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या फिर वैज्ञानिक हो, इन सोच के आधार पर ही एक आदर्श पाठ्यक्रम निर्मित या जा रहा है और बच्चों को इन सब पहलुओं से जुड़ा हुआ जा रहा है। इसी के आधार पर पाठ्यक्रम को आदर्श बनाया गया है।
ये लिखा है कहाँ है? पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, एलिमेंट्स, आदतों, हैबिट्स, भावनाओं, इमोशंस, एक्टिविटीज और अभिरुचियों का एक पुंज होता है, एक बंच होता है, जिसके अंतर्गत एक आदर्श पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, जिसमें आदत भी होती है, भावना भी होती है, क्रिया भी होती है और अभिरुचियां भी होती है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान के जब पाठ्यक्रम में इन प्रवृत्तियों, इन तत्वों को, इन आदतों को शामिल करेंगे तो एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। अब इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम की नवीन प्रक्रिया कौन सी राजनीति बैठक में निर्मित प्रक्रिया कौन सी, इसके आपको होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि कोरोना का समय जो चल रहा है इसमें आपको सावधानी सतर्क रहनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलो, मुंह पर मास्क और अनावश्यक किसी को छूने से बचिए। हम एक शिक्षक होने के नाते हमको इस मुहिम में जागरूकता चलानी है, जिससे बीमारी से निजात जल्दी हम पा सकते हैं। थैंक यू।